जय हिंद सभी को। तो स्टार्ट करते हैं आज सेकंड क्लास को। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, सेकंड क्लास है ये इकोनॉमिक्स की। तो हम लोग जो आरआरबी एनटीपीसी की जो जीएस है उसको यहाँ पे कवर कर रहे हैं। फ्री बैच है ये सब लोगों के लिए, जिसका हैंडआउट और जो है आप जो ये शॉर्ट नोट्स या बोल सकते हो माइंड मैप, वो मैंने अपलोड कर दिए हैं फ्री में। आप जाके टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। जब भी क्लास लेता हूँ उससे पहले मैं ये अपलोड कर देता हूँ, सो दैट आप एक बार देख लो तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएं। दूसरी चीज़ ये कि देख सकते हो हिंदी में भी कर दिया, तो हिंदी इंग्लिश दोनों को प्रॉब्लम अब नहीं होगी। तो यहाँ पे देख सकते हो जो मेन हैंड आउट है वो भी इंग्लिश हिंदी में हो गया और ये भी हो चुका है। तो दूसरी चीज़ ये कि काफ़ी सारे लोग जो सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो लोग कह रहे थे कि क्या ये सीजीएल के लिए है। बिल्कुल है। देखो मैं तुमको एक बात समझा देता हूँ कि रेलवे के जो एग्ज़ाम होते हैं ना, उनकी अगर आप जीएस देखोगे तो लगभग लगभग 20 से 30% का आपको डिफरेंस दिखेगा एसएससी से, है ना। बाकी सारी कोर चीज़ें सेम है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो कोर्स मैं डिज़ाइन किया है मैंने, वो केवल एनटीपीसी के लिए है। बट अगर तुम कोशिश करोगे तो अगर तुम पीवाईक्यू कर लेते हो सीजीएल के, तो तुमको फिर ये मतलब 100% सीजीएल के लिए भी हो जाएगा। मेरा कोर फोकस रहता है कि मैं जो एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसके जो पीवाईक्यूज होते हैं उनको देख के मैं चीज़ें यहाँ डिज़ाइन करता हूँ। बट कोर चीज़ें आपको पता है वो इकोनॉमिक्स ही है, बदलेगी नहीं। जो कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पढ़ा है वो सीजीएल में भी होंगे। तो आप अगर पीवाईक्यू कर लेते हैं, मॉक दे देते हैं, तो आपको आपके लिए ये कोर्स भी है। ठीक है, समझ गए होंगे आप मेरा कहने का मतलब क्या है। तो ये एक फ़ोटो मैंने लगा रखी है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, थोड़ा सा क्यूरियोसिटी आपके दिमाग में मैं डेवलप करने की कोशिश कर रहा था, इसके लिए मैंने ये लगाया है। आज का जो चैप्टर है उसका जो टॉपिक का नेम है वो है नेशनल इनकम। ठीक है, नेशनल इनकम। ठीक है, तो टोटल मनी अर्न विद इन अ कंट्री, कंट्री के अंदर कितना पैसा बनाया जा रहा है उसके ऊपर हम लोग आज बात करने वाले हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने एक फ़ोटो लगा रखी है 2024 में। जैसे मोदी जी के बारे में आप सुनते हो, मोदी जी बोलते रहते बार बार कि $5 ट्रिलियन वो जो है अपनी इकोनॉमी को करना चाहते हैं, है ना। अभी करंट में अगर देखोगे तो हम 3.730 ट्रिलियन के आसपास चल रहे हैं। ठीक है, हमारे ऊपर जापान है, उसके ऊपर जर्मनी है, उसके ऊपर चाइना है, उसके ऊपर यूएसए है। तो आप देख सकते हो कि यूएसए कितना ज़्यादा आगे है ना। तो 26.95 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। ठीक है, और उसके बाद चाइना, जर्मनी। तो हम 5 पे आ रहे हैं, नंबर 5 पे आ रहे हैं, बट हम नंबर 3 पे हैं परचेसिंग पावर पैरिटी के आधार पे। हम समझाएंगे अभी उसका मतलब क्या हुआ। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि अभी हमारी रैंकिंग क्या चल रही है। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पूरे देश में, ठीक है, बहुत सारे राज्य हैं। आप देख सकते हो कि राजस्थान है, बिहार है, यूपी है, उत्तर प्रदेश है, मतलब बहुत सारे राज्य हैं। सबका कंट्रीब्यूशन अलग अलग हो रहा है ना। ये पूरा देश है हमारा, और इस देश के अंदर अगर आप देखोगे तो सारे राज्य कुछ ना कुछ उत्पाद कर रहे हैं। और इसको हम क्या बोलेंगे, जीडीपी एक्चुअली दो तरीके से कैलकुलेट हो सकती है। जैसे मैं नेशनल इनकम की ही बात करूं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने दो चीज़ें लिख रखी हैं। अभी नेशनल इनकम के ऊपर ध्यान मत दो, अभी ये समझो जीडीपी समझ में आ जाएगा तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में मैंने क्या दो चीज़ें लिख रखी हैं, एक तो इंटर कंट्री ग्रोथ, एक तो इंट्रा कंट्री ग्रोथ। दोनों चीज़ के बारे में बात करते हैं। अगर मैं इंटर कंट्री ग्रोथ की बात करता हूँ तो ग्रोथ विद इन वेरियस कंट्रीज सच एज इंडिया, यूएसए, चाइना, ईटीसी, है ना। मतलब क्या हुआ, जैसे एग्जाम्पल इस चीज़ से लेता हूँ। जैसे अभी हमारी ग्रोथ चल रही है जीडीपी की, जीडीपी में अभी समझाऊंगा, अभी बस समझो हल्का हल्का। जीडीपी जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमारी चल रही है 2% से बढ़ रही है, 4% से बढ़ रही है ना। इसको हम कंपैरिजन करें कि यूएस से, तो यूएस की मान लो अगर एज्यूम करता हूँ एक्स रेट से बढ़ रही है और हमारे भारत देश की वाई रेट से बढ़ रही है। इसका मतलब मैंने क्या करा, मैंने कंपैरिजन कर दिया दो देश के बीच में। जैसे कि भारत से अमेरिका को कंपेयर कर दिया। सिमिलरली अगर मैं अमेरिका को चाइना से कंपेयर कर दूं तो उसको हम बोलेंगे इंटर कंट्री ग्रोथ, इंटर कंट्री ग्रोथ। अब मैं इंट्रा कंट्री ग्रोथ की बात करता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि हमारा ये भारत देश है ना। भारत देश के अंदर बहुत सारे क्या हैं, बहुत सारे राज्य हैं। अब इन राज्यों में कंपैरिजन कर दूं कि इस राज्य में ये इतना पैसा बना रहा है, ये इतना ग्रोथ कर रहा है, इन दोनों में मैं अगर कंपैरिजन कर दूं तो वहां पे क्या आएगा, वहां पे आएगा इंट्रा कंट्री ग्रोथ। मतलब ग्रोथ विद इन द कंट्री कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, है ना। जैसे कंट्री के अंदर बहुत सारे राज्य हैं वो ग्रोथ कर रहे हैं, है ना। उसको मैं एक एज अ होल ले सकता हूँ। प्रीवियस ईयर यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर का जो डेटा होगा, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है,
यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में जो होता है वो फाइनेंशियल ईयर माना जाता है। यानी कि इसके बीच में, ठीक है, यानी कि 2023 का अगर मैं कैलकुलेट करूं 2024 से कंपेयर करूं, तो ये तुम्हारा क्या हुआ, दिस इज योर इंट्रा कंट्री ग्रोथ। समझ में आ गया ये चीज। तो इंटर कंट्री ग्रोथ और इंट्रा कंट्री ग्रोथ में डिफरेंस यही है कि हम यहाँ पे अपने ही देश के अंदर जो भी राज्य हैं वो जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उनका एज अ होल कंपेयर करेंगे अपने प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर से। ठीक, इंट्रा कंट्री में क्या करेंगे कि हम अपने देश को कंपेयर कर देंगे चाइना से, अमेरिका से, रसिया से, किसी से भी। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब मैं बात कर लेता हूं कि नेशनल इनकम जो होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि हमारे देश में XYZ ये अमाउंट जनरेट हुआ है। अब हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तुमको पता है 1.4 CR के आसपास है। तो अगर मैं जितना पैसा जनरेट हुआ है ना, जितना पैसा जनरेट हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे, नेशनल इनकम, द टोटल मनी अर्नड विद इन अ कंट्री। ठीक, हिंदी में भी पढ़ देता हूं, किसी राज्य के भीतर अर्जित कुल धन जो होता है उसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम को अगर मैं पॉपुलेशन से डिवाइड कर दूं, नेशनल इनकम को अगर मैं पॉपुलेशन से डिवाइड कर दूं, ये मैंने लिखा हुआ है कहीं पे सो दैट आपको एक अच्छे से समझ में आ जाए। देखो, अगर मैं नेशनल इनकम को, मैं एक चीज़ बता देता हूँ, मैंने जो भी इस PDF में चीज़ें डाली हैं, ठीक है, मैं सीक्वेंस से नहीं ले रहा हूँ, बट जब ये वीडियो ख़त्म होगी ना तो ये PDF दोबारा तुम पढ़ोगे ना तो ये सारी चीज़ें तुमको क्लियर हो जाएंगी। तो अभी इस चीज़ पे दिमाग मत लगाना कि सर आप सीक्वेंस से क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, समझ में आ जाएगा सब कुछ, टेंशन मत लो। तो जो नेशनल इनकम है, यानी कि हमारे देश के अंदर जो भी पैसा प्रोड्यूस हुआ है उसको मैं अपनी पॉपुलेशन से डिवाइड कर दूँ तो क्या आ जाएगी, पर कैपिटा इनकम। क्या आ जाएगी, पर कैपिटा इनकम, जिसको हम बोलेंगे प्रति व्यक्ति आय, यानी कि समान रूप से हमने वितरण कर दिया। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब यहाँ जाते हैं GDP पे। तो GDP की जब मैं बात करता हूँ तो GDP, एक चीज़ तो होती है GDP, दूसरी चीज़ होती है GNP। दोनों के बारे में हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ GDP की। तो यहाँ पे एक बहुत प्यारी सी लाइन लिखी हुई है, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री, है ना, टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझो, GDP इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड द सर्विस प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री फॉर अ गिवन टाइम पीरियड। फॉर अ गिवन टाइम पीरियड, यहाँ पे टाइम पीरियड मैंने ऐड नहीं करा, बट समझ जाओ फाइनेंशियल ईयर में, ऐसा समझ में आएगा। थोड़ा थोड़ा सा रुको अभी। तो जैसे फॉर एग्जांपल एज्यूम करो ये हमारा देश है, यहाँ पे ये वाली इमेज मैं ले लेता हूँ, यहाँ से आपको समझाता हूँ। ये हमारा देश है, ठीक है। GDP क्या बोला कि GDP इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द ऑल द फाइनल गुड्स एंड द सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री फॉर अ गिवन टाइम। तो इस देश के अंदर, यानी कि ये बाउंड्री मैंने क्रिएट कर दी, ये पूरी क्या है, बाउंड्री है, ये पूरी बाउंड्री मैंने बना दी। अब इसके अंदर हर किसी गांव में कुछ कृषि हो रही है, कि कोई प्रोडक्शन कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं इस देश के अंदर। तो इसके अंदर ही कितनी चीज़ें जो है प्रोड्यूस हो रही हैं, वो उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, उसी को हम क्या बोलेंगे, GDP। समझ में आया मतलब ये कि अगर मैं बोलूं कि लेट से प्रियंका चोपड़ा है, ठीक है, प्रियंका चोपड़ा बाहर रह रही हैं और बाहर बहुत सारा पैसा जनरेट कर रही हैं, ठीक, पैसा जनरेट करके लेट से वो भेज रही हैं हमारे देश में, ठीक है, अपने रिश्तेदारों को भेज रही हैं या किसी को भी भेज रही हैं। तो क्या वो GDP पे काउंट होगा या नहीं होगा। जैसे एज्यूम करो कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई विदेश का लेट से कोई आदमी रह रहा है यहाँ पे हमारे देश में, और वो पैसे जनरेट कर रहा है बट बाहर भेज दे रहा है, क्या वो GDP में कैलकुलेट होगा कि नहीं होगा, समझ रहे हो। तो वो चीज़ GDP में कैलकुलेट नहीं होगी। मैंने तुमको क्या बोला, GDP की अगर डेफिनेशन तुम पढ़ोगे तो GDP की डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है सर कि टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड द सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री, है ना। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो GNP में क्या लिखा हुआ है, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड द सर्विसेज
प्रोड्यूस्ड बाय द नेशनल्स ऑफ द कंट्री। इसका मतलब कि हमारे देश का कोई आदमी है, वो बाहर चला गया है, ठीक है, वो बाहर चला गया है और वो बाहर पैसे कमा रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको जीडीपी में नहीं डालेंगे, उसको हम जीएनपी में डालेंगे। समझ रहे हो? अगर 1 लाख रुपए कोई भारतीय बाहर कमा रहा है, वो पैसे भेज रहा है, तो हम उसको काउंट कर लेंगे। मतलब कि जीएनपी क्या होगा, जीएनपी होगा जीडीपी से हम क्या कर लेंगे, प्लस में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम द अब्रॉड। नेट का मतलब हुआ कि यानी कि डेल्टा, यानी कि यहाँ पे कुछ माइनस प्लस हुआ है, यानी कि जो लोग हमारे देश में हैं और उन्होंने कुछ प्रोडक्शन करा और वो बाहर भेज दिया पैसा, ठीक है। कुछ लोग बाहर होंगे, वो अंदर भेज देंगे पैसा, हम दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे और उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो वो तुम्हारा क्या होगा, जीडीपी में जब ऐड कर दोगे तो वो तुम्हारा आएगा जीएनपी। इतनी बात समझ में आई? तो जीडीपी जीएनपी में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। आई होप इससे ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, याद कर लेना। फॉर्मूला, तुमसे आरआरबी में फॉर्मूला पूछे जाएगा, इतनी डेप्थ में चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। अब मैं बात करता हूँ एनडीपी की और एनएनपी की। देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आज कार बनाई, ठीक है, कोई कंपनी ने कार बनाई, तो समय के साथ उस कार की कुछ वैल्यू कम हो जाती है ना, तो उसको हम बोलते हैं मूल्यह्रास हो गया। जैसे कार बनी, सड़ गई, मतलब सड़ नहीं गई, मतलब उसमें जंग लग गई है ना, या कुछ भी हुआ ऐसा, तो उसकी वैल्यू मतलब कम हो जाती है। जैसे आप जाओगे मार्केट में, कार निकालोगे या कोई कपड़े निकालते हो, तो जैसे ही खरीद लेते हो, खरीदने के बाद उसकी वैल्यू कम हो जाती है ना, तो उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन, या हिंदी में उसको बोलते हैं मूल्यह्रास। अगर मैं जीडीपी से घटा दूं मूल्यह्रास को, तो वही क्या हो जाएगा, एनडीपी, यानी कि नेट। नेट का मतलब क्या होता है, नेट का मतलब हुआ कुछ घट गया। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा कि ये डेल्टा लगाते थे, नेट। तो नेट का मतलब हुआ कुछ घटाया गया। तो एनडीपी मतलब क्या, जीडीपी से डिप्रिसिएशन को घटा दो, ठीक। एनएनपी क्या हुआ, जीएनपी से डिप्रिसिएशन को घटा दो, तो क्या आएगा, एनएनपी आ जाएगा। समझ में आ गया मैंने क्या बताया, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी। इतनी बात समझ में आ गई। अब जैसे फॉर एग्जांपल रतन टाटा जी हैं, उन्होंने जगुआर कंपनी बाहर उठा के रखी हुई है, तो वो पैसा जो है वहाँ पे, वो भारत देश में जितना आ रहा है, लेट्स से अज्यूम करो उनकी कंपनी अगर पैसा भेज रही है यहाँ पे, तो वो चीज़ जीएनपी में जाएगी, जीडीपी में नहीं जाएगी। जीडीपी में तो हमारे देश के अंदर जो मतलब बनी हुई हैं वही काउंट होंगी। तो एक चीज़ बताओ कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ 2024, या अभी तो 25 आ रहा है, तो 2025 की मैं अगर जीडीपी काउंट करूँगा, तो 2025 में जैसे 2024 में मूवी आई है पुष्पा, पुष्पा करके आई है कोई मूवी 2, है ना, तो वो मूवी अगर 2024 में आई है, 2024 के फाइनेंशियल ईयर में आई है, तो क्या 2025 की जीडीपी में काउंट हो जाएगी? नहीं, वो काउंट नहीं होगी। 2025 का जो फाइनेंशियल ईयर होगा, 2025 का जो फाइनेंशियल ईयर होगा वो 1 जनवरी नहीं होगा, जो मैंने अभी नीचे तुमको बता दिया पहले। तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन हो रहा है वो 1 साल के फाइनेंशियल ईयर में हो रहा है, उसको हम ऐड करेंगे जीडीपी में। इतनी बात समझ में आ गई होगी। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अच्छा एक चीज़, एक पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है नोट लगा के, कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई चीज़ प्रोडक्शन हुआ है किसी चीज़ का हमारे देश के अंदर, अब वो बाहर चली गई है ना, सॉरी मतलब कहीं भी हमारे देश में ही है लेट्स से, अब वो चीज़ धीरे धीरे हुआ क्या है कि उसका कुछ मूल्यह्रास हो चुका है ना। अब वो लेट्स से मैंने कार खरीदी, लेट्स से कोई लेट्स से मर्सिडीज़ खरीद ली मैंने, है ना। अब ये कार मैंने खरीदने के बाद में किसी XYZ पर्सन को मैंने बेच दी, ठीक है, उसने किसी ABC को बेच दी, ABC ने किसी CDZ को बेच दिया, ठीक है, वो बेच रहा है, बीच बीच में वो कार बिक रही। तो क्या इसको हम कैलकुलेट करेंगे जीडीपी में, मतलब काउंट करेंगे कि नहीं? तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी कि द सेकेंड हैंड गुड्स आर नॉट काउंटेड इन द जीडीपी। इतनी बात समझ में आ गई। तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना, ये चीज़ मैंने शॉर्ट नोट्स में भी डाली है। तो जीडीपी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें काउंट होती हैं, जैसे लैंड हुई, लेबर हुआ, कैपिटल हुआ, एंटरप्रेन्योरशिप हुई यानी उद्यमिता इसको हिंदी में बोलते हैं, तो वो चीज़ें क्या जीडीपी में काउंट होती हैं? नहीं। इनसे जो गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, जैसे लैंड है, अब लैंड में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, एग्रीकल्चर हुआ, या लैंड पे कोई प्रोडक्शन हो रहा है किसी टाइप का, उससे उस फाइनेंशियल ईयर में जो भी आप बोल सकते हो जो भी वैल्यू या गुड्स प्रोड्यूस हुए उसको मानेंगे। अब लैंड तो भाई लेट्स से तुम्हारे पास 200 एकड़ ज़मीन है ना, ये 200 एकड़ ज़मीन है, तो ये तो फिक्स्ड है,
ये तो 2025 के फाइनेंशियल ईयर में भी नहीं काउंट हो सकता, 2024 के फाइनेंशियल ईयर में भी नहीं काउंट होगा, 2023 के फाइनेंशियल ईयर में भी नहीं काउंट होगा, ये तो कांस्टेंट है। बट ये जो 200 एकड़ की आपकी जो लैंड है वो कुछ प्रोड्यूस कर रही होगी, हो गेहूं चावल या कुछ भी, है ना, तो वो जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं दैट विल बी एडेड टू द कैलकुलेट द जीडीपी, है ना। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब एक चीज़ और समझो, जीडीपी दो तरह की होती है। जैसे मैंने आपसे बोलूं कि मैं एग्जांपल लेता हूँ नैनो का। तो अगर मैं बात करूं तो 2000 आई थिंक, मुझे अच्छे से नहीं याद है, बट 2012 या 14 के आसपास में जो नैनो आई थी तो शायद 1 लाख समथिंग की थी, है ना। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, बट एग्जांपल समझ जाना तुम कि 2000 जब 12 में या 13 में आई थिंक 1 लाख की थी, तो 3 लेट से मैं एज्यूम करता हूँ कि 3 ये क्या है, नैनो है, 3 नैनो है हमारे पास। अब इनका जो प्राइस था, अगर 1 लाख 1 लाख 1 लाख था प्रोडक्शन हुआ है, तो आप देखोगे कि तो 3 लाख की जो है आप बोल सकते हो कि प्रोडक्शन हुआ है, यानी गुड्स बने हुए हैं। बट अगर मैं 2024 में बात करूं तो अगर आप नैनो लेने जाओगे तो मुझे एग्जैक्टली प्राइस नहीं पता है, बट लेट्स से एज्यूम करता हूं कि आज नैनो अगर 3 मैं खरीदने जाता हूं तो 3 नैनो का प्राइस डिफरेंट होगा, हो सकता है शायद 4 लाख हो गया होगा, है ना। तो आप देखोगे तो क्योंकि हुआ क्या है, हुआ ये है कि बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हो कि महंगाई बढ़ गई है, जिसकी वजह से इसका प्राइस बढ़ गया है। तो प्रोडक्शन अगर आप देखोगे तो कहोगे यार तो 12 12 लाख का हो गया है, तो इसका मतलब 3 लाख से 12 लाख पे हम जंप कर गए हैं, इसका मतलब जीडीपी का ग्रोथ हो चुका है। बट ऐसा है नहीं। आप देख सकते हो नैनो तो 3 ही प्रोड्यूस हुई हैं, बट इसमें क्या हुआ, इन्फ्लेशन ऐड हो गया है, महंगाई ऐड हो गई है। भाई इन्फ्लेशन बाद में समझना, अभी बस इतना समझो कि महंगाई हो गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हुआ ये है कि नैनो तो भाई साहब ने प्रोड्यूस करी हैं 3 ही, बट हमको ये पैसा ज़्यादा दिख रहा है। दैट मीन्स कि हमारे पास कोई ग्रोथ व्रोथ हुई नहीं है, बट ये दिख रहा है ऐसे। तो ये हमारी रियल जीडीपी है, ये हमारी क्या है, रियल जीडीपी, समझ गए। ये हमारी नॉमिनल जीडीपी है। तो रियल जीडीपी क्या होती है, इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके निकाली जाती है। रियल जीडीपी क्या होती है, इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके निकाली जाती है। बट जो नॉमिनल जीडीपी होती है वो इन्फ्लेशन में एडजस्टेड नहीं होती है, समझ गए। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है जिसको हम बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। अब जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, यूज टू कैलकुलेट द रियल जीडीपी फ्रॉम द नॉमिनल जीडीपी। फॉर्मूला देखो भी, तुमको सब समझ में आ जाएगा। तो जैसे नॉमिनल जीडीपी को मैं रियल जीडीपी से डिवाइड कर दूं, नॉमिनल जीडीपी को अगर मैं रियल जीडीपी से डिवाइड कर दूं और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, जीडीपी डिफ्लेटर। आरआरबी तुमसे ये पूछ सकती है नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, तो ऑप्शन में तुम्हारे पास होंगे जीडीपी डिफ्लेटर इनटू रियल जीडीपी, या हो सकता है जीडीपी रिफ्लेटर अपॉन रियल जीडीपी, ऐसे करके पूछेगी। तो ये तुमको फॉर्मूला याद होना चाहिए। नॉमिनल जीडीपी समझ में आ गई, रियल जीडीपी समझ में आ गया, नेशनल इनकम समझ में आ गया, है ना। और एनएनपी जीडीपी जो भी चीज़ें थी मैंने बता दी, मुझे उसको ध्यान नहीं है अभी क्या क्या चीज़ें मैंने बताई। अब मैं एक कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ परचेसिंग पावर पैरिटी के बारे में। तो जैसे अमेरिका चले गए तुम, ठीक है। अब तुम्हारे पास लेट से यहाँ पे तुम्हारे पास 100 रुपये हैं, और 100 रुपये में तुम गए टमाटर खरीद लिए। टमाटर लेट से पता नहीं मार्केट में क्या भाव चल रहा है अभी, बट एज्यूम करता हूँ कि तुमको 4 किलो टमाटर 100 रुपये में मिल गया। आई थिंक इतना तो सस्ता नहीं होगा, मुझे लगता है 2 किलो मिल जाएगा, है ना। 2 किलो टमाटर तुमको मिल गया 100 रुपये में, तुम आए मस्त आराम से खाना वाना बनाया, ठीक है। 100 रुपये लेके चले गए तुम अमेरिका, है ना। जो अमेरिका लेके चले गए तो वहाँ पे आपको 2 किलो टमाटर शायद ना मिले, है ना, मिलेगा ही नहीं। मतलब वहाँ पे तो आप देखोगे तो ये $1.2 के आसपास आएगा, तो मतलब वहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पैसे की कितनी औकात है, बेसिकली परचेसिंग पावर पैरिटी का मतलब समझो कि पैसे की कितनी औकात है, कितनी उसकी पावर है, वो क्या चीज़ खरीद सकता है। दैट इज़ व्हाट द परचेसिंग पावर पैरिटी इज़, अ कॉमन बास्केट ऑफ गुड्स। हालांकि ये एनसीईआरटी वगैरह में ऐसे लिखते हैं, इनका कहने का मतलब ये होता है कि अच्छा जो भी सोर्स है ना वो तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी है, जो भी मैं पढ़ाता हूँ यहाँ पे। जो सीबीएसई बोर्ड की एनसीईआरटी है उसमें दिक्कत ये है कि वो आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करके पढ़ाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा।
तो तमिलनाडु बोर्ड की जो एनसीईआरटी आती है वो आप प्रेफर कर सकते हो, वो भी यूपीएससी वगैरह के लिए कर रहे हो प्रिपरेशन, तो बाकी इसके लिए कर रहे हो आरआरबी वगैरह के लिए, तो मतलब उधर मत जाना, ठीक है। यहाँ से आपका काम बन जाएगा पूरा पूरा, 100% क्वेश्चन सारे फंस जाएंगे यहाँ से। तो 100% तो नहीं बोलूँगा, 90% क्वेश्चन फंस जाएंगे। और कॉमन बास्केट ऑफ गुड्स का मतलब ये हुआ कि एक बास्केट ले लिया हमने, ठीक है, उसमें मैंने सोप भी डाल दिया, उसमें मैंने नमक डाल दिया, उसमें मैंने मिर्च डाल दी, उसमें मैंने मसाले डाल दिए, उसमें मैंने सब्जियां डाल दी, उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ जो भी मेरे चप्पल वप्पल सब भर दिया, ठीक है। तो ये मेरी क्या हुई, एक बास्केट हुई, ठीक है। अब मैं चला गया अमेरिका, या लेट से मैं चला गया चाइना, या लेट से पाकिस्तान चला गया, कहीं भी चला गया, वही सेम बास्केट मैंने लेके गया और सारे सामान मैंने उसमें भी डाले, ठीक है, सारे सामान डाल दिए। अब मैं देख रहा हूँ कि पैसे क्या सेम अमाउंट में मेरे को इतने ही सामान मिल पाए या नहीं मिल पाए, नहीं मिल पाएंगे ना, या मिल गए। लेट्स से अगर कोई ऐसे गरीब कंट्री में चले गए तो हमारे पैसे की वैल्यू ज़्यादा है वहाँ पे, तो वहाँ पे हमको ये मिल जाएगा। तो दैट मीन्स कि अ कॉमन बास्केट ऑफ गुड्स, सिंपल, परचेसिंग पावर पैरिटी, है ना, सामान की एक सामान टोकरी, है ना, इतनी चीज़ समझ में। अब मैं बात कर लेता हूँ पर्सनल इनकम की। तो पर्सनल इनकम क्या होती है, जैसे फॉर एग्जांपल तुम घर पे बैठे हुए हो, है ना, जॉब करते हो और बाकी और भी अन्य आपके सोर्सेज हैं लेट्स से, तो टैक्स वैक्स भी देना पड़ता है आपको। तो जो भी आपका नेशनल, जैसे नेशनल इनकम यहाँ पे इसलिए जोड़ा गया है कि जैसे तुम्हारी एक तो सैलरी होगी, है ना, उसके बाद जो तुम्हारे जो टैक्सेस तुमने मतलब दे दिए हैं, या जो बाकी सोर्सेस से जो अर्निंग है आपकी, वो आपकी होगी पर्सनल इनकम, समझ गए। बट हालांकि ये प्रैक्टिकल इनकम होती नहीं है, मतलब अब मैं देश के सारे पैसे को डिवाइड करा दूं पूरी जनसंख्या से, उसको जोड़ दूं, ऐसा होता नहीं है, समानता तो है नहीं। तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम ये होती है जो हमारी मेन इनकम होती है, यानी कि जो भी हमारी सैलरी आई भाई साहब और उसको मैंने टैक्सेस से घटा दिया, तो दिस इज द डिस्पोजेबल इनकम, यानी कि कितना पैसा है हमारे पास, ये हम खरीद सकते हैं, इससे हम खरीद नहीं सकते, है ना। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब करना क्या है, इसका फॉर्मूला रट लेना, ठीक है। मैं अभी समझाऊंगा इसको तो टाइम लग जाएगा, और मुझे 30 मिनट में पूरी क्लास ख़त्म करनी है, और मुझे पता है मैं बहुत लंबी क्लासेस लेना नहीं चाहता, पहली बात। दूसरी बात, वीडियोस कोई नहीं देखेगा। तीसरी बात ये कि वो तुम्हारे काम का भी नहीं है, तो जितना काम का है मैंने उतना आपको समझा दिया है। अब जीडीपी मैंने तुमको बता दी, और पीपीपी मैंने तुमको बता दिया, ट्रिपल पी मतलब परचेसिंग पावर पैरिटी। तो अगर मैं परचेसिंग पावर पैरिटी के आधार पे देखता हूँ तो हमारा देश जो है 3rd नंबर पे आता है यूएस और चाइना के बाद में। लेकिन अगर मैं जीडीपी नॉर्मल के रैंक पे देखता हूँ तो मुझे 5th पे दिखाई देता है। तो ये रैंकिंग इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, इकोनॉमी हमारी इन्फ्लेटेड है, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ कि फैक्टर मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, ये दो चीज़ें क्या होती हैं। तो इम्पॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं, ये बहुत एज सच मतलब बहुत डीप में इनको नहीं पढ़ना है। इतना समझो कि जैसे कोई चीज़ मैंने बनाई, लेट्स से मैंने कोई हम्म, मैंने एक कार बना दी, है ना, मैंने एक कार बनाई, ठीक है, और कार में लेट्स से मैंने लगाए 2 लाख रुपए, और 2 लाख रुपए में मैंने वो कार बना के तैयार कर दी। बट मार्केट में मैंने जब उतारा तो उसको मैंने 4 लाख का बेचा, है ना, 4 लाख का। तो फैक्टर कॉस्ट ये इसकी कितनी है, 2 लाख रुपए, और मार्केट प्राइस क्या है उसका, मार्केट प्राइस है सर उसका 4 लाख रुपए और 2 लाख रुपए। तो यही है, जीडीपी दो तरीके से कैलकुलेट हो सकती है, एक तो मार्केट प्राइस पे, दूसरी फैक्टर कॉस्ट पे। जो हम देखते हैं जीडीपी की 5th नंबर पे हमारा देश आ रहा है, वो सब क्या है, वो सब मार्केट प्राइस पे है। अगर हम फैक्टर कॉस्ट पे देखेंगे तो फिर तो मतलब बंटाधार हो जाएगा, बहुत कम जाएंगे, हम नीचे चले जाएंगे। तो दूसरी चीज़ ये होती है कि जीडीपी नेट वाली क्या होती है, डिप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। डिप्रिसिएशन मैंने तुमको बता दिया पहले से। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री है, लेट्स से ये जो कार मैंने बनाई है ना, इसके लिए मैंने एक फैक्ट्री बनाई, या जो भी आप बोल सकते हो, इंडस्ट्री, फैक्ट्री जो भी है, यहाँ पे बहुत सारे मतलब जो क्या बोलते हैं, पोल्यूशन निकल रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, और जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मतलब इधर उधर जिनको दमा खांसी ये सब चल रहा है। तो एक तरह से आप देख सकते हो कि इन्वायरमेंट में मैं क्या कर रहा हूँ, डैमेज दे रहा हूँ, इन्वायरमेंट में क्या कर रहा हूँ, डैमेज कर रहा हूँ। तो वो भी तो पैसा लगाएगा। लेट्स से अगर मेरे बगल में कोई रहता है और मैं यहाँ पे कार का प्रोडक्शन कर रहा हूँ, बहुत सारा जो है पोल्यूशन निकल रहा है, वो नदी में जा रहा है, वो लोग खा पी रहे हैं, मतलब समझ रहे हो, तो उनको डैमेज पहुँच रहा है, तो वो पैसा लगाएंगे उठा के अपनी उसमें
अपनी हेल्थ पे पैसे खर्च करेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर जब हेल्थ पे पैसे खर्च करोगे तो वो भी जा रहा है ना, समझ रहे हो ना। तो एक तरह से मैं डैमेज पहुंचा रहा हूँ किसको, इन्वायरमेंट को। तो इसको हम बोलेंगे ग्रीन जीडीपी। ग्रीन जीडीपी मतलब क्या, जीडीपी जो एक्चुअल है उससे माइनस कर देंगे जो इन्वायरमेंटल डैमेज गया है, समझ गए। तो ये होती है हमारी ग्रीन जीडीपी, ठीक है, समझ में आ गया होगा आई होप आपको। अब मैं बात कर लेता हूँ पोटेंशियल जीडीपी और रियल जीडीपी। जैसे मान लो कि मैंने आज मैंने कुछ लोगों को हायर किया, ठीक है, विद्या सेतु में कि ये पीपीटी बनानी है, ये नोट्स बनाने हैं, कल क्लास लेनी है, ठीक है। तो वो लोग लग गए। अब मैंने सोचा कि ठीक है 20 घंटे बाद मुझे एक क्लास लेनी है ना, 4 क्लासेस मैं लूँगा और एनटीपीसी का जो मैं कोर्स बना रहा हूँ इसको मैं मेरे को कंप्लीट कर देना है, 2 महीने में ख़त्म कर देना है। अब ये जो मैंने जो एज्यूम करा कि इतने में हो जाएगा, तो ये मैंने सोचा लिया केवल, है ना, हवा में कि भाई ये पोटेंशियल है अपना, तो ये मैक्सिमम पोटेंशियल है, अगर 100% इफिशियंसी रही तो ये काम हो जाएगा, ठीक है। बट मैंने क्या देखा कि जो जिसको मैंने हायर करा वो शादी में चला गया, या हो सकता है उसकी उतनी प्रोडक्टिविटी ही नहीं रही है ना, वो हो सकता है रील देख रहा है, तो उसकी क्या हुई, प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो गई। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि वो उसके क्या है रियल, तो रियल जीडीपी निकल के आई, यानी कि जो भी उससे कॉस्ट मेरा निकला, तो पोटेंशियल मैंने कुछ और सोचा था और रियलिटी कुछ और निकली। यानी कि मैंने कार प्रोड्यूस करने को सोचा कि मैंने 12 कार मैं कल प्रोड्यूस करवा दूंगा, लेकिन मैं प्रोड्यूस तो 2 ही कर पाया। तो पोटेंशियल तो मेरा इतना था जिस तरीके से मैंने प्लान किया था, जितना पैसा कॉस्ट वगैरह मैंने लगाई थी उसके लिए, बट रियलिटी कुछ और निकली, है ना। तो ये तुम्हारा पोटेंशियल जीडीपी और रियल जीडीपी को अगर माइनस कर देंगे तो ये तुम्हारा मध्यवर्ती जो भी है आ जाएगा, पढ़ लेना इसको, समझ में आ जाएगा। ये रैंकिंग मैंने तुमको ऑलरेडी बता दी है, तो इसमें कोई लोड लेने वाली बात है नहीं। तो इतनी चीज़ें हमने आपको समझा दी हैं। एक चीज़ आपको और बतानी है कि जीडीपी को कैलकुलेट करने के मेथड क्या होते हैं, तो वो मैं आपको आज समझाने वाला हूँ। एक होता है चिग्सम मेथड। चिग्सम मेथड का मतलब हुआ कि जैसे बन रही हैं चीज़ें, है ना, उनका उपभोग भी हो रहा है, गवर्नमेंट भी पैसे उड़ा रही है, इन्वेस्टमेंट भी चल रहा है, इंपोर्ट भी हो रहा है, एक्सपोर्ट भी हो रहा है। तो जैसे हमारा ये देश है, यहाँ से आया कुछ, वहाँ से कुछ गया, है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी हो रहा है। तो हम क्या करेंगे कि जैसे इन सबको जोड़ देंगे, है ना। बट यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो तुम्हारा जो फॉर्मूला है जीडीपी को कैलकुलेट करने का, कौन सा, एक्सपेंडिचर मेथड, उसमें क्या कहते हैं कि कंजप्शन को जोड़ दो, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को जोड़ दो, इन्वेस्टमेंट को जोड़ दो, उसके बाद में इसको माइनस कर दो। मतलब देश के जो बाहर पैसा चला गया है और देश के अंदर जो पैसा आ गया है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि जो पैसा मैंने इंपोर्ट करा है वो तो खर्च हो गया ना, जो एक्सपोर्ट करा वो तो हमारा काउंट हो गया ना, तो उसको माइनस कर देंगे। तो तुमको क्या करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, अगर नहीं समझ में आया तो चुपचाप इसको रट लेना है, ठीक है, इसको रट लेना है इस फॉर्मूले को, ठीक है। इनपुट आउटपुट की मैं बात करूं कि एक ये तुम्हारा वैल्यू एडिड मेथड है, ये तुम्हारा इनकम मेथड है। ये वाला मेथड तो बहुत आसान है। इसमें क्या होता है कि जैसे ये हमारा देश है, ये जैसे अज्यूम करो कि ये तुम हो, ये तुम्हारी एक शॉप है, इस शॉप में तुम कुछ पैसे डालोगे और कुछ आउटपुट निकाल दोगे, है ना, ये मशीन है या कुछ भी समझ लो। तो लेट्स से कि तुमने 2 रुपये डाले बट तुमने प्रॉफिट कमा के बेच दिया 10 रुपये का सामान, तो 8 रुपये जनरेट हो गए कि नहीं। तो इनपुट माइनस आउटपुट, यही तरीके से देश का पूरा वैल्यू एडेड मेथड के तरीके से हम जीडीपी को कैलकुलेट कर लेते हैं, समझ में आ गया होगा। इनकम मेथड क्या होता है, हालांकि ये मेथड यूज़ नहीं होता, ज़्यादातर ये मेथड यूज़ होता है और ये वाला बाद में यूज़ करते हैं। तो जीडीपी जो कैलकुलेशन होती है वो एनएसओ करती है, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, और वो मॉस्फी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत आती है। वो चीज़ मैंने नहीं लिखी है यहाँ पे, तो वो समझ जाना, ठीक है। तो ये मेथड है जो आप देख सकते हो जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ क्या, अब मैं आपको ये माइंड मैप के थ्रू एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। आप देख सकते हो कि सबसे पहले मैंने क्या बताया, नेशनल इनकम की डिफिनीशन क्या होती है, ठीक। उसके बाद मैंने ग्रोथ के बारे में बताया कि पहला तरीका ये है, दूसरा ये है, अंदर बाहर, है ना। मेजर्स क्या हो सकते हैं, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनपी, समझा दिया मैंने तुमको, इनका फॉर्मूला भी मैंने तुमको यहाँ पे बता दिया। फाइनेंशियल ईयर के बारे में मैंने तुमको बता दिया, लैंड, लेबर, पूंजी, उद्यमी के बारे में मैंने तुमको बता दिया, कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया बहुत अच्छे से।
और तुमको क्या समझा दिया, जीडीपी डिफलेटर के बारे में समझा दिया, नॉमिनल क्या होती है, रियल जीडीपी क्या होती है उसके बारे में मैंने तुमको समझा दिया, कैलकुलेट करने के क्या मेथड होते हैं, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, उसके मैंने फॉर्मूले तुमको बता दिए, उसमें ये मैंने चीज़ें तुमको बता दी। उसके बाद मैंने तुमको ये भी बता दिया कि कैसे पर कैपिटा इनकम, ये सारी चीज़ें कैसे आती हैं, रैंकिंग बता दी आपको सर, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने तुमको बता दिया, और ये रैंकिंग बता दी आपको। ठीक है, सारी चीज़ आपको कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पे। तो ये क्लास अब 30 मिनट की हो गई है, इसको ख़त्म करते हैं। और आप लोगों से अनुरोध है कि आपने अगर 30 मिनट ये क्लास देखी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है, वीडियो को लाइक करना, बाकी जितने लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हो उतने लोगों के साथ शेयर करना। देखो मैं तुमको एक बात बता देता हूँ कि अगर जब तक मुझे रिस्पांस नहीं दिखेगा तो मैं सीरीज़ कंटिन्यू नहीं करूँगा। अब 100-150 लोग देखेंगे तो मैं क्या करूँगा, मतलब इतनी ज़्यादा मेहनत के बावजूद अगर इतना कम आउटपुट मुझे दिखेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो मेरा मोरल डाउन होता है उस चीज़ से। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, वीडियो को पूरा देखें, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सर्च में जाए। ठीक है, और बस इतना कर दो, बाकी और कुछ नहीं करना है। तो कोई डाउट है तो नीचे आप कमेंट में पूछ सकते हैं, जो नंबर दिया वहाँ पे भी जाके आप पूछ सकते हैं। और जस्ट इन केस आपके पास कोई सजेशन हो तो वो भी आप कमेंट डाउन करके बता सकते हैं। तो तब तक के लिए चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। बजट, टैक्सेशन, सारी चीज़ें हम लोग इकोनॉमिक्स में जो भी कोर कॉन्सेप्ट्स हैं उनको सीखेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो लास्ट में करेंगे, क्योंकि ऐसे क्लास बहुत बड़ी हो जाती है तो क्वेश्चंस हम लोग लास्ट में करेंगे। 4-5 क्लासेस हो जाएंगी, उसके बाद में आरआरबी के जितने पीवाईक्यू वाले क्वेश्चंस होंगे उनको हम कवर कर लेंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।